तुम्हारी रिच गर्लफ्रेंड बस ये दिखना चाहती थी कि तुम कितने चीप हो। वो तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी ग्रैंडमा के लाइफ सेविंग पैसे भी उड़ा दिए। अभी तुम्हें लग रहा था कि फाइनली तुम ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे पे कर पाओगे, लेकिन तभी हॉस्पिटल क्लर्क तुम्हारा कार्ड वापस करते हुए कहती है, सॉरी, तुम्हारे कार्ड में इनसफिशिएंट फंड्स हैं। तुम कहते हो, क्या कहा तुमने? क्लर्क पेशेंटली दोबारा कहती है, तुम्हारे कार्ड में इनफ मनी नहीं है। तुम वहीं खड़े रह जाते हो और शॉक में आ जाते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद तुम तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो। तुम वनेसा से कहते हो, वनेसा, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या तुमने मेरे अकाउंट के पैसे यूज किए हैं? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहता है। फिर वनेसा बोलती है, कल मैंने एक बैग देखा था जो मुझे बहुत पसंद आ गया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। ईथन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि वनेसा ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, पैसे चले गए, ग्रैंडमा की सर्जरी नहीं हो सकती। मैं अपने लास्ट फैमिली मेंबर को भी खोने वाला हूँ। तुम्हारी खामोशी सुनकर वनेसा कैजुअली कहती है, ईथन, मुझे पता है, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझसे गलती हुई, लेकिन अब पैसे ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे ना? इतने भी ज्यादा पैसे नहीं थे। जब मैं और पैसे कमाऊंगी तो। लेकिन वनेसा अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही तुम कॉल कट कर देते हो। तुम हॉस्पिटल के पेमेंट विंडो के सामने बिल्कुल फ्रोजन खड़े होते हो। तुम्हारे अंदर जैसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। तभी तुम्हारा फोन दोबारा रिंग करता है। तुम फोन उठाते हो और देखते हो कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया है। मैसेज में लिखा होता है, वेस्पर लाउंज के स्वीट 302 में तुम्हारा एक सरप्राइज गेट कर रहा है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हें अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है। इसलिए तुम तुरंत एक कैब बुलाते हो और बार की तरफ निकल जाते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ वनेसा अपने फ्रेंड्स के सामने अपने लिटिल टेस्ट के बारे में ब्रैग कर रही होती है। 1 साल पहले वनेसा ने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रोक है, सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वनेसा के सारे फ्रेंड्स रिच और पावरफुल थे। उनके पीछे भागने वाले मैन की कभी कमी नहीं होती थी। इसलिए उनमें से एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वनेसा को तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए। वनेसा ने सीधा मना कर दिया। शुरू में उसने कहा था कि तुम कोई गोल्ड डिगिंग लूजर नहीं हो, लेकिन तभी किसी ने आइडिया दिया, वनेसा, तुम एक पुअर स्टूडेंट होने का प्रिटेंड करो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रगलिंग हो। इससे पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट करता है। उस दिन के बाद वनेसा पूरे 1 साल तक पुअर स्टूडेंट होने का एक्ट करती रही, लेकिन तुमने कभी भी उसकी पॉवर्टी की वजह से उसे नीचा नहीं समझा, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वनेसा एक पुअर फैमिली से है, तुमने उसके साथ और भी अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तुम खुद अच्छा फूड और क्लोथ्स नहीं लेते थे, लेकिन वनेसा को हमेशा वही बेस्ट चीज देते थे जो तुम अफोर्ड कर सकते थे। वनेसा ये सब कुछ देखती रही। अब तुम दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी पास आ रही थी। वनेसा ने प्लान किया था कि वो कल तुम्हें पूरी सच्चाई बता देगी, लेकिन उससे पहले डेरिक, जो हमेशा से वनेसा को पसंद करता था, उसने एक फाइनल टेस्ट लेने का सजेशन दिया, और इसी वजह से वनेसा ने तुम्हारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। ड्रिंक्स के ग्लासेस आपस में टकरा रहे होते हैं। तभी स्वीट 302 का डोर धीरे धीरे ओपन होता है। सभी लोग तुरंत उस तरफ देखने लगते हैं। डोरवे पर एक स्लेंडर फिगर खड़ी होती है। जैसे ही वनेसा की नजर तुम पर पड़ती है, वो तुरंत काउच से खड़ी हो जाती है और जल्दी से डोर की तरफ आती है। उसके चेहरे पर पैनिक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा होता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गए। वनेसा कहती है, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वनेसा इंस्टिंक्टिवली तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तुम अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। ये देखते ही वनेसा का दिल डूब जाता है। वो डेस्परेट होकर दोबारा तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ईथन, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ जाती है। तुम कहते हो, वनेसा, लेट्स ब्रेक अप। वनेसा वहीं फ्रीज हो जाती है। फिर वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। ईथन, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सच में कर सकती हूँ। तुम उनकी उंगलियों को एक एक करके अपने हाथ से हटा देते हो। तुम्हारी वॉइस जेंटल होती है, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल फर्म होती है। तुम कहते हो, आई मीन इट, वनेसा, मेरा हाथ छोड़ दो। फिर तुम उसकी तरफ देखकर कहते हो, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। वो कहती है, ईथन, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो।
तुम कहते हो ठीक है, तो अभी मुझे 100,000 दो, मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए। वनेसा का चेहरा परेशान हो जाता है। वो अपने लिप्स को दबा लेती है और कुछ देर तक हेजिटेट करती रहती है। फिर कहती है, ईथन, क्या तुम एक दिन और वेट कर सकते हो? कल मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे सब दे दूंगी, बस आज नहीं प्लीज। तुम उसे डिसअपॉइंटमेंट से देखते हो। तुम्हारे लिप्स 2 बार हिलते हैं। काफी देर की खामोशी के बाद तुम वीक वॉइस में कहते हो, वनेसा, मुझे सिर्फ मेरे अकाउंट के पैसे चाहिए, वो मुझे वापस दे दो, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। वनेसा अब भी तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तुम्हारा फोन रिंग करता है। कॉलर आईडी देखते ही तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम बिना किसी हेजिटेशन के कॉल पिक कर लेते हो। दूसरी तरफ से जो भी कहा जाता है उसे सुनकर तुम्हारा चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। तुम तुरंत वहां से जाने लगते हो, लेकिन वनेसा तुम्हारी रिस्ट पकड़ लेती है। वनेसा कहती है, ईथन हेज, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। तुम कहते हो, वनेसा, मेरा हाथ छोड़ दो। वो कहती है, नो, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी, कल तक रुक जाओ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब दे दूंगी। तुम पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हो, फिर तुम उसे एक जोर का स्लैप मार देते हो। तुम कहते हो, वनेसा, अब हमारा हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। तुम अपना हाथ छुड़ाते हो और बिना पीछे देखे वहां से चले जाते हो। तुम बार से बाहर निकलते हो। जो कॉल तुम्हें आई थी वो हॉस्पिटल से थी। डॉक्टर ने बताया था कि ग्रैंडमा की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। उसने तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा था। ये न्यूज़ सुनकर तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। तुम्हें किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा वेट करने के बाद भी एक भी कैब नहीं आती। तभी दूर से एक मेबैक धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आती हुई दिखाई देती है। डेस्परेट होकर तुम रोड के बीच में भागकर उस कार को रोकने की कोशिश करते हो। लकीली ड्राइवर टाइम पर रिएक्ट कर लेता है। मेबैक तुमसे सिर्फ कुछ फीट दूर आकर रुक जाती है। डेंजर की परवाह किए बिना तुम तुरंत कार के पास भागते हो और ड्राइवर की विंडो पर नॉक करते हो। ड्राइवर कहता है, हे, आर यू ओके? तुम कहते हो, आई एम फाइन सर, प्लीज क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? ड्राइवर ऑकवर्डली बैक सीट की तरफ देखता है। वहां एक कोल्ड और एलिगेंट वुमन बैठी होती है। तुम समझ जाते हो कि कार की रियल ओनर वही है, इसीलिए तुम उसकी तरफ हेल्प के लिए मुड़ते हो। तुम कहते हो, मिस, क्या आप मुझे राइड दे सकती हैं? मेरी ग्रैंडमा डाइंग है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। ड्राइवर तुरंत तुम्हें फ्रंट सीट लेने का सिग्नल देता है, लेकिन तभी बैक सीट में बैठी वुमन दोबारा कहती है, बैक में। ड्राइवर वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और रियर डोर ओपन करता है। तुम्हारे पास ये सोचने का भी टाइम नहीं होता कि तुम्हें कहां बैठना है। तुम तुरंत कार के अंदर चले जाते हो। जैसे ही तुम बैठते हो, तुम उस वुमन को थैंक्स कहते हो। थैंक यू। थोड़ी देर बाद कार हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। तुम क्लोए को थैंक्स कहते हो और कार से बाहर निकल जाते हो। उसके बाद तुम सीधा ऑपरेटिंग रूम की तरफ भागते हो। ग्रैंडमा को ऑलरेडी सर्जरी के लिए अंदर ले जाया जा चुका होता है। तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचे हुए कुछ ही देर हुई होती है कि एक नर्स जल्दी से बाहर आती है और तुमसे पेमेंट करने के लिए कहती है। तुम बिल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेते हो। तुम्हारी फिंगर टिप्स वाइट पड़ जाती है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था उसकी टोटल वैल्यू $500 से भी कम थी। तभी क्लोए दोबारा बोलती है, फ्रैंक, बिल पे करो। फ्रैंक तुरंत आगे बढ़ता है और तुम्हारे हाथ से बिल ले लेता है। फिर वो पेमेंट विंडो की तरफ भाग जाता है। तुम क्लोए की तरफ देखते हो। तुम्हारी आंखें रेड हो चुकी होती हैं। तुम कहते हो, थैंक यू, रियली थैंक यू। क्लोए के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो अपनी पॉकेट से क्लीन हैंडकरचिफ निकालती है और तुम्हारी तरफ बढ़ा देती है। वो कहती है, डोंट मेंशन इट। तुम हैंडकरचिफ ले लेते हो। तुम्हारा गला दर्द से भर जाता है। इतने टाइम से तुमने जो भी पेन अपने अंदर दबा रखा था, एक स्ट्रेंजर की काइंडनेस देखकर सब कुछ बाहर आ जाता है। तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और सीधा फ्लोर पर गिरते हैं। क्लोए तुम्हें देखती रहती है, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। वो बस चुपचाप तुम्हारे पास खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक वापस आता है और तुम्हारे पास आकर कहता है, सन, डोंट क्राई, बिल पे हो गया है, तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी। 2 घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम का डोर फाइनली ओपन होता है। डॉक्टर बाहर आता है और तुम तुरंत उसकी तरफ भागते हो। तुम एंग्शियसली पूछते हो, डॉक्टर, मेरी ग्रैंडमा वो कैसी हैं? डॉक्टर सैडली अपना सर हिला देता है। वो कहता है, मिस्टर हेज, आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया। तुम्हारे घुटने जवाब दे देते हैं। तुम नीचे गिरने लगते हो, लेकिन फ्रैंक तुम्हें पकड़ लेता है। तुम्हारी आंखों से दोबारा आंसू निकलने लगते हैं। डॉक्टर कहता है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अपनी गुड बाइज कह दो। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा को उनके रूम में वापस ले जाया जाता है। तुम ग्रैंडमा का वेदर्ड हाथ अपने चेहरे से लगा लेते हो और उसे टाइटली पकड़ कर रखते हो। तुम्हारी वॉइस टूट लाती है। तुम कहते हो, ग्रैंडमा। बेड पर वो ओल्ड वुमन बिल्कुल पीले पड़ी होती हैं। तुम्हारी वॉइस सुनकर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं।
जैसे ही वो तुम्हारे आंसुओं से स्वोलन आंखें देखती हैं, उनके चेहरे पर एक लविंग स्माइल आ जाती है। हमेशा की तरह वो जेंटली तुम्हारा फेस कैरेस करती हैं। ग्रैंडमा कहती है, ईथन तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें हर्ट किया है? ईथन, ग्रैंडमा को बताओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। तुम रोते हुए कहते हो, ग्रैंडमा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ग्रैंडमा की आंखें भी वेट हो जाती हैं। वो वीकली अपना हाथ उठाती हैं और जेंटली तुम्हारे हेड पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, ईथन ग्रैंडमा अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम कहते हो, नो ग्रैंडमा प्लीज प्लीज मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। रूम के अंदर से तुम्हारी क्राइंग की आवाज सुनकर फ्रैंक की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन क्लोए के एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। उसकी आंखें बेड के पास खड़े तुम्हारी तरफ ही फिक्स रहती हैं। तभी वो ऑर्डर देती है, इस हेयर सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजो। उसकी कोल्ड वॉइस साइलेंट हॉलवे में गूंजती है। फ्रैंक एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन तुरंत खुद को कंपोज करता है। वो कहता है, यस मैम। फ्रैंक तुम्हारा हेयर सैंपल लेकर वहां से चला जाता है। क्लोए विंडो के थ्रू तुम्हारी तरफ देखती है और धीरे से विस्पर करती है, कुड इट बी यू? अंदर तुम ग्रैंडमा का हाथ टाइटली पकड़े बैठे होते हो, जैसे तुम्हें डर हो कि अगले ही सेकंड वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ग्रैंडमा बिना पलक झपकाए तुम्हारी तरफ देखती रहती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, मुझे अफसोस है कि मैं अपने ईथन को शादी करते हुए नहीं देख पाऊंगी। वनेसा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ग्रैंडमा के वनेसा का नाम लेते ही तुम अपनी नजरें हटा लेते हो। ग्रैंडमा कुछ नहीं कहती, लेकिन शायद वो सब समझ जाती हैं। वो एक साय लेती हैं और कहती हैं, ईथन अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो उसे जाने दो। ग्रैंडमा बस चाहती है कि तुम हैप्पी रहो। तुम रोते हुए कहते हो, ग्रैंडमा तुम्हारे बिना मैं कभी हैप्पी नहीं रह पाऊंगा। ग्रैंडमा पूछती हैं, ईथन मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? ग्रैंडमा की वॉइस धीरे धीरे टूटने लगती है। तुम सॉप करते हुए उन्हें गले लगा लेते हो। कुछ देर बाद ग्रैंडमा सबसे पहले खुद को काम करती हैं। वो जेंटली तुम्हारे आंसू पोंछती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, ईथन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम कहते हो, बोलो ग्रैंडमा, मैं सुन रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं, मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ जीना और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे सच में प्यार करे। तब ग्रैंडमा पीसफुली जा सकेगी। तुम आंसुओं के बीच सर हिलाते हो। तुम कहते हो, आई प्रॉमिस मैं अच्छी लाइफ जीऊंगा। ग्रैंडमा कहती हैं, मेरे बेड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर मेरी सारी सेविंग्स हैं, तुम उसे ले लेना। तुम्हें हमेशा से पता था कि ग्रैंडमा के पास एक ट्रेजर्ड बॉक्स था, बस तुम्हें कभी नहीं पता चला कि उसके अंदर क्या था। ग्रैंडमा कहती है, ईथन मेरी पूरी लाइफ में अगर किसी चीज का मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है तो वो तुम्हें रोड के किनारे मिलना है। तुमने मुझे बहुत हैप्पी रखा। तुम कहते हो, ग्रैंडमा थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। ग्रैंडमा लविंगली तुम्हारे फेस पर हाथ फेरने लगती हैं। उनकी क्लाउडी आईज बार बार तुम्हें देखती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तुम्हारे फेस को कैरेस कर रहा उनका हाथ धीरे से नीचे गिर जाता है। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो। तुम ग्रैंडमा की बंद आंखों को देखते रहते हो। तुम इतने हार्ट ब्रोकन होते हो कि तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता। आंसू तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर कर देते हैं। तुम जेंटली अपना हेड ग्रैंडमा के पास रख देते हो। तुम्हारी वॉइस बिना चाहे सॉफ्ट हो जाती है। तुम कहते हो, ग्रैंडमा मैं अच्छी लाइफ जीऊंगा, आप पीसफुली जा सकती हैं। रूम के बाहर जल्दी से फ्रैंक तुम्हारी तरफ आता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि क्लोई उसे रोक देती है। फ्रैंक अंदर देखता है और तुरंत समझ जाता है। वो चुप हो जाता है और क्वाइटली साइड में खड़ा रहता है। क्लोई विंडो के थ्रू तुम्हें देखती रहती है। उसकी यूजुअली काम आईज में एक फेंट रिपल आ जाता है। तुम कुछ देर और रूम के अंदर ही रहते हो। जब तुम बाहर आते हो तो तुम्हें सरप्राइज होता है कि क्लोई और फ्रैंक अभी भी वहीं खड़े हैं। तुम कहते हो, मिस आप अभी तक यहीं हैं और सर्जरी बिल के बारे में मैं जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्लोई पूछती है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? तुम धीरे से क्लोई की तरफ देखते हो। काफी देर की खामोशी के बाद तुम दोबारा कहते हो, क्या आप मुझे थोड़े और पैसे लेंड कर सकती हैं? मैं ग्रैंडमा का प्रॉपर फ्यूनरल करना चाहता हूँ। क्लोई बिना किसी हेजिटेशन के एक बिजनेस कार्ड निकालती है और तुम्हारी तरफ बढ़ा देती है। वो कहती है, मैं अगले कुछ दिन ब्रूक हेवन में रहूंगी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करना। तुम कार्ड लेते हो और उस पर लिखा नाम देखते हो, क्लोई स्टर्लिंग। उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही परफेक्ट लगता है। तुम कहते हो, थैंक यू मिस स्टर्लिंग, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्लोई मना नहीं करती, वो बस क्वाइटली सर हिला देती है। अगले कुछ दिन तुम ग्रैंडमा का फ्यूनरल अरेंज करने में लगा देते हो। ग्रैंडमा की सिटी में कोई फैमिली नहीं होती, इसलिए तुम डिसाइड करते हो कि उनका क्रिमेशन करवाओगे। तुम प्लान करते हो कि उनके लिए एक ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह ढूंढोगे जहां वो हमेशा रेस्ट कर सकें। क्रिमेटोरियम वर्कर से तुम ग्रैंडमा की एशेज ले लेते हो।
तुम्हारा चेहरा सैड और एग्जॉस्टेड होता है। तुम्हारी फिंगर्स अर्न को टच करती हैं और तुम धीरे से विस्पर करते हो, ग्रैंडमा मैं आपको भर ले जाऊंगा। तुम एक कैब रोकते हो और ग्रैंडमा की एशेज लेकर पाकर अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपार्टमेंट के डोर पर पहुंचते हो, तुम वनेसा को वहां खड़ा देखते हो। आज वनेसा यूजुअल सिंपल क्लोथ्स में नहीं होती। उसने डिजाइनर लेबल्स पहने होते हैं और वो बिल्कुल एक पैम्पर्ड रिच गर्ल की तरह लग रही होती है। वनेसा डोर से तुम्हें कैब से बाहर निकलते हुए देखती है। जैसे ही वो तुम्हारे पास आती है, उसकी नजर तुम्हारे हाथ में रखे अर्न पर पड़ती है। उस पर ग्रैंडमा का पोर्ट्रेट लगा होता है। वनेसा वही स्टंड खड़ी रह जाती है। काफी देर बाद उसके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं। वनेसा कहती है, ईथन, ग्रैंडमा, लेकिन तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम सीधा उसके पास से गुजरते हो और अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हो। वनेसा जैसे ही शॉक से बाहर आती है, तुम्हारे पीछे भागती हुई अंदर आती है। उसका फेस पैनिक और फियर से पेल पड़ चुका होता है। वो कहती है, ईथन, क्या इसी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी? क्या ग्रैंडमा? तुम बिल्कुल साइलेंट रहते हो। तुम डोर अनलॉक करते हो और अर्न को लेकर अंदर चले जाते हो। वनेसा एक सेकंड के लिए हेजिटेट करती है, फिर तुम्हारे पीछे अंदर आ जाती है। वो ऑकवर्डली तुम्हें देखती रहती है जब तुम ग्रैंडमा की अर्न को केयरफुली टेबल पर रखते हो। तुम मुड़कर वनेसा की तरफ देखते हो। तुम्हारे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तुम्हारी वॉइस कोल्ड और डिस्टेंट होती है। तुम कहते हो, वनेसा, मिस बेनेट तुम क्या चाहती हो? तुम्हें उसे मिस बेनेट कहते सुनकर वनेसा की चेस्ट में एक शार्प पेन होता है। वो पैनिक में तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तुम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल आइसी होती हैं। तुम कहते हो, वनेसा, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। वनेसा का फेस हार्ट ब्रोकन हो जाता है, जैसे तुमने उसके साथ कोई अनफॉरगिवेबल चीज कर दी हो। तुम कहते हो, वनेसा, विक्टिम बनने की एक्टिंग मत करो। क्या हमेशा से हर्ट मैं नहीं हुआ था? वनेसा खुद को कंपोज करती है। वो पहले की तरह स्वीटली तुमसे फॉरगिवनेस मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी कोल्ड स्टेयर देखकर वो रुक जाती है। वनेसा कहती है, ईथन, आई एम सॉरी। ग्रैंडमा के बारे में सुनकर तुम कितने डिवास्टेटेड होगे मैं समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं आती। तुम उसकी तरफ देखते हो और फिर एक मॉकिंग स्माइल देते हो। तुम कहते हो, वनेसा, तुमने मुझे डिस्गस्ट कर दिया है। वनेसा के लिए ये पहली बार था जब तुमने उससे इतनी हांचली बात की थी। वो काफी देर तक स्टंट खड़ी रह जाती है, लेकिन तुम वनेसा के साथ अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उसे देखते ही तुम्हें उस पेनफुल नाइट की सारी मेमोरीज दोबारा याद आ जाती हैं। वनेसा ने ग्रैंडमा की डेथ का रीजन नहीं बनी थी, लेकिन तुम उसने जो कुछ किया था उसे भूल नहीं पा रहे थे। तुम कहते हो, वनेसा, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। वनेसा जैसे रियलिटी में वापस आती है, वो डेस्परेटली तुम्हारी रिस्ट पकड़ लेती है और रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, ईथन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे पता है ग्रैंडमा की डेथ ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कहते हो, वेनेसा, क्या तुम जानती हो कि उस रात मैंने तुमसे अपने पैसे वापस देने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों किया था? टॉपिक अचानक चेंज होने की वजह से वेनेसा कंफ्यूज हो जाती है। उसकी आंखें अभी भी ब्लैंक होती हैं। तुम बिल्कुल उसी तरह उसकी फिंगर्स को एक एक करके अपने हाथ से हटा देते हो जैसे उस रात किया था। तुम कहते हो, क्योंकि तुमने ग्रैंडमा के लाइफ सेविंग पैसे खर्च कर दिए थे। अगर ग्रैंडमा की सर्जरी थोड़ी जल्दी हो गई होती तो शायद वो आज भी जिंदा होती। तुम्हारी बात वनेसा के हार्ट में बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड होती है। वो शॉक में अपनी आंखें बड़ी करके तुम्हें देखती रह जाती है। काफी देर बाद वो आंसुओं के साथ पूछती है, ईथन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुम वनेसा की तरफ देखते हो। वो अभी भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। तुम कोल्डली अपना सर हिला देते हो और उसके सामने एक और सच रख देते हो। तुम कहते हो, वेनेसा, जिस रात मैं बार से निकला था तुम एक दूसरे आदमी के साथ होटल गई थी, राइट? वेनेसा के फेस का सारा कलर उड़ जाता है। वो गिल्टी होते हुए अपनी नजरें हटा लेती है। वेनेसा को नहीं पता था कि जिस दिन ग्रैंडमा की डेथ हुई थी उसी दिन तुम्हें एक फोटो मिली थी। उस फोटो में वेनेसा एक आदमी की आर्म्स में सो रही थी और उस आदमी की नेक पर रेड मार्क्स क्लियरली दिख रहे थे। लेकिन तब तक तुम वेनेसा को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा चुके थे। उस फोटो को देखकर तुम्हारे अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ। जब तुम पहली बार वेनेसा के रिलेशनशिप में आए थे तभी तुमने उसे क्लियरली बता दिया था कि तुम बिट्रेयल और लाइज बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे। अगर वेनेसा इन दोनों में से किसी भी प्रॉमिस को तोड़ती है तो तुम बिना हेजिटेशन के रिलेशनशिप खत्म करके
पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब वेनेसा ने सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं तोड़ा था, उसने दोनों तोड़ दिए थे। तुम अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं थे और तुम दोनों के बीच ग्रैंडमा के साथ जो हुआ था वो भी खड़ा था। वेनेसा समझ चुकी थी कि अब तुम्हें वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी। वेनेसा कहती है, ईथन, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकती, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। ग्रैंडमा चली गई हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करूंगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगी। वेनेसा तुम्हारे और पास आती है, वो तुम्हें हक करने के लिए अपने आर्म्स बढ़ाती है, लेकिन तुम नीटली उससे डॉज कर लेते हो। तुम वहां से भागने के लिए मुड़ते हो, लेकिन वेनेसा तुम्हारी रिस्ट पकड़ लेती है। वो तुम्हें टाइटली पकड़ के रखती है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इतना ही नहीं, वो तुम्हें किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके लिए सिर्फ डिस्गस्ट बचा था। तुम कहते हो, वेनेसा डोंट यू डेयर। वेनेसा एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर उसकी आंखों में मैडनेस की एक झलक आ जाती है। वो कहती है, ईथन, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसकी बात सुनकर तुम डर जाते हो। तुम डेस्परेटली खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन वनेसा सरप्राइजिंगली काफी स्ट्रांग होती है। वो तुम्हें टैकल ही करने वाली थी कि तभी एक फिगर अचानक डोर से अंदर आती है। वो वनेसा को तुमसे खींचकर अलग कर देती है और वनेसा रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसे एक जोर का स्लैप मार देती है। स्लैप की वजह से वनेसा के लिप्स कट जाते हैं। तुम सरप्राइज होकर क्लोए की तरफ देखते हो। तुम कहते हो, मिस स्टर्लिंग। क्लोए वनेसा के चीक पर हाथ रखती है। उसका फेस बिल्कुल कोल्ड होता है और उसके आसपास का माहौल भी आइसी हो जाता है। क्लोए कहती है, गेट आउट। वनेसा पहले क्लोए की तरफ देखती है, फिर तुम्हारी तरफ। तुम दोनों एक दूसरे को क्लियरली अच्छे से जानते थे। गुस्से के मोमेंट में वनेसा बिना सोचे बोल पड़ती है, ईथन हाइस, तो इसलिए तुम मुझसे इतनी जल्दी ब्रेकअप करना चाहते थे? तुम्हें ऑलरेडी कोई और मिल गई है क्या? क्या वो मुझसे ज्यादा रिच है? तुम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो, फिर तुम वनेसा की तरफ बढ़ते हो और उसे एक जोर का स्लैप मार देते हो। तुम कहते हो, वेनेसा गेट आउट, अभी के भी यहाँ से चली जाओ। वनेसा क्लोए की तरफ देखती है, फिर तुम्हारी तरफ। वो क्लियरली हार मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आखिरकार वहां से चली जाती है। वेनेसा के जाने के बाद क्लोए अपना हैंडकरचीफ तुम्हारी तरफ बढ़ाती है। उसकी क्लियर वॉइस में कोई इमोशन नहीं होता। क्लोए कहती है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा रोते हुए क्यों मिलते हो? तुम हैंडकरचीफ नहीं लेते, तुम अपनी स्लीव से रफली अपने आंसू पोंछ लेते हो। तुम कहते हो, अब नहीं, मैं दोबारा नहीं रोऊंगा। क्लोए तुम्हें कुछ देर तक देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो बस हैंडकरचीफ को वापस रख लेती है। तुम खुद को कंपोज करते हो और क्लोए की तरफ देखते हो। तुम कहते हो, मिस स्टर्लिंग, क्या आप यहाँ किसी काम से आई हैं? क्लोए कुछ नहीं कहती और डोर की तरफ देखती है। तभी फ्रैंक एक डॉक्यूमेंट लेके अंदर आता है। क्लोए डॉक्यूमेंट लेती है और सीधा तुम्हारी तरफ बढ़ा देती है। तुम डॉक्यूमेंट ओपन करते हो। ये एक पैटर्निटी टेस्ट होता है। टेस्ट के रिजल्ट्स में 99.99% ब्लड रिलेशनशिप का चांस शो हो रहा होता है। तुम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ क्लोए की तरफ देखते हो। तुम कहते हो, तो आप कहना चाहती हैं कि मैं आपका लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर हूँ? क्लोए एक पल के लिए सरप्राइज हो जाती है, फिर उसके लिप्स पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है। क्लोए कहती है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर हो। हमारी फैमिलीज जनरेशन से क्लोज रहे हैं। तुम पेपर्स की तरफ देखते हुए पूछते हो, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं उसका बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ? क्लोए कहती है, तुम बिल्कुल रॉबर्ट हाइस जैसे दिखते हो जब वो यंग थे। तुम अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को देखते रह जाते हो। तुम्हारे लिए एक साथ बहुत कुछ हो रहा था। तुम्हें फाइनली अपने बर्थ पेरेंट्स के बारे में पता चला था। तुम्हारी एक्सप्रेशन देखकर क्लोए सॉफ्ट वॉइस में कहती है, आई एम सॉरी, जैसे ही टेस्ट रिजल्ट्स आए मैंने तुम्हारी फैमिली को बता दिया था। वो लोग अभी तुमसे मिलने के लिए रास्ते में होने चाहिए। वो कल आएंगे। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछे भी नहीं सब कुछ कर दिया। तुम जेंटली अपना सर हिलाते हो। तुम कहते हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। क्लोई पूछती है, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद तुम क्वाइटली अपना सर हिला देते हो। तुम कहते हो, मुझे नहीं पता, अभी अभी ग्रैंडमा की डेथ हुई है, मेरा दिमाग बिल्कुल मैस हो रखा है। क्लोई कहती है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि एक साथ इतना सब कुछ एक्सेप्ट करना कितना डिफिकल्ट है। तुम अपना टाइम लो, वो कल से पहले यहाँ नहीं आएंगे। तुम कहते हो, क्या मैं आज रात इसके बारे में सोच सकता हूँ?
क्लोई कहती है ऑफ कोर्स, चॉइस तुम्हारी है। फिर वो कहती है तो मैं तुम्हें और बॉदर नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। क्लोई कार में बैठने वाली होती है तभी तुम दोबारा बोलते हो। तुम कहते हो मिस स्टर्लिंग थैंक यू। क्लोई पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती है और सर हिला देती है। फिर वो ग्रैंडमा के छोटे से घर से चली जाती है। तुम डोर बंद करते हो, ग्रैंडमा की अर्न उठाते हो और बेड की तरफ चले जाते हो। तुम अर्न को बेड पर रख देते हो और अपनी नजरें नीचे कर लेते हो। कुछ देर बाद तुम बेड के नीचे से एक रेड कुकी टिन निकालते हो। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़े से पुराने कैश, कुछ फोटोज, एक रेड पाउच और एक एनवेलप होता है। तुम्हारी फिंगर्स फोटोज में ग्रैंडमा के फेस को जेंटली टच करती हैं। फिर तुम वो लेटर ओपन करते हो जो ग्रैंडमा ने डेथ से पहले डिक्टेट करवाया था। लेटर में ग्रैंडमा ने लिखा होता है कि उसे पता था कि वो ज्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद रेड पाउच में रखी चीजें तुम्हें अपने बर्थ पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करें। उसने ये भी बताया होता है कि इतने साल पहले उसने तुम्हें कैसे ढूंढा था। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो सब इसी टिन में सेफ रखा गया था। लेटर पढ़ने के बाद तुम रेड पाउच ओपन करते हो। उसके अंदर एक ऑर्नेट लॉन्जेविटी लॉक होता है। उस पर ईथन नाम एनग्रेवन होता है। कोइंसिडेंटली ग्रैंडमा का भी वही फैमिली नेम था, इसी वजह से उसने तुम्हारा नाम ईथन रखा था। ग्रैंडमा के बारे में सोचते ही, जिसने तुम्हें ढूंढा था और इतने सालों की हार्डशिप के बावजूद तुम्हें रेस किया था, तुम्हारी आंखों से दोबारा आंसू निकलने लगते हैं। तुम ग्रैंडमा की अर्न को टाइटली पकड़ लेते हो और पूरी रात रोते रहते हो। अगले दिन तुम एक डिसीजन लेते हो, क्योंकि ग्रैंडमा चाहती थी कि तुम अपने बर्थ पेरेंट्स को ढूंढो और उनसे रीयूनाइट हो, इसलिए तुम उनकी विश पूरी करने और उनसे मिलने का फैसला करते हो। लेकिन अगर उन्होंने जरा सा भी तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम खुद को उनके साथ घर जाने के लिए फोर्स नहीं करोगे। दोपहर के आसपास जब तुम घर से निकलने वाले होते हो तभी डोर पर नॉक होता है। तुम डोर ओपन करते हो और बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें एक मिडिल एज्ड कपल तुम्हें स्पेशली फेमिलियर लगता है। जैसे ही रॉबर्ट तुम्हारा फेस देखता है, जो यंग एज में बिल्कुल उसके फेस जैसा लगता था, वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आगे बढ़ता है और तुम्हें अपने आर्म्स में खींच लेता है। रॉबर्ट रोते हुए कहता है माय सन, माय बॉय, डैड ने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारा बॉडी एक पल के लिए स्टिफ हो जाता है। तुम इंस्टिंक्टिवली एक स्ट्रेंजर के टच का रेजिस्टेंस करते हो, लेकिन रॉबर्ट और हेलेन की क्राइंग तुम्हारा हाथ टच कर लेती है। रॉबर्ट को डोर पुश करने के लिए उठाए गए तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं। आखिर में तुम हेजिटेंटली अपना हाथ उठाते हो और रॉबर्ट की बैक पर पठाते हो। तुम कहते हो प्लीज मत रोइए। रॉबर्ट फाइनली अपने आंसू पोंछता है और खुद को कंपोज करता है। वो कहता है देयर देयर, डोंट क्राई। देखो तुम हमारे प्रेशियस सन को डरा रहे हो। हेलेन भी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। वो कहती है राइट राइट, हम अपने प्रेशियस सन को स्केयर नहीं कर सकते। मैं बहुत हैप्पी हूँ। तभी तुम उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करते हो। फिर तुम छोटी सी किचन में जाकर पानी उबालने लगते हो। जिस कंडीशन में तुम इतने सालों से रह रहे थे, उसे देखकर हेलेन की आंखों से दोबारा आंसू निकलने लगते हैं। तुम्हारे ब्रदर नेथन और सिस्टर क्लेयर भी उनके साथ आए होते हैं। जब तुम टी लेकर आते हो, नेथन तुरंत तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। उनमें से किसी ने भी तुम्हारे रन डाउन घर को देखकर तुम्हें नीचा नहीं समझा। उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए दर्द था। तुम कहते हो सॉरी, घर छोटा है। हेलेन तुम्हें इतनी पोलाइट डिस्टेंस के साथ बात करते हुए देखकर उसकी आंखें दोबारा भर आती हैं। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ईथन, मॉम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, इसी वजह से तुम्हें इतनी सारी हार्डशिप झेलनी पड़ी। हेलेन को दोबारा रोते देखकर तुम्हारे हार्ट में सैडनेस की एक वेव आती है। तुम अपना हाथ बढ़ाते हो और जेंटली उसकी बैक पर पठाते हो। तुम कहते हो मॉम मत रोइए। मॉम वर्ड सुनकर हेलेन एकदम रोना भूल जाती है। वो डिलाइटेड सरप्राइज के साथ तुम्हारी तरफ देखती है। रॉबर्ट तुरंत तुम्हारी दूसरी साइड आ जाता है और खुद की तरफ पॉइंट करता है। रॉबर्ट कहता है और मैं ईथन। तुम रॉबर्ट की होपफुल आइज में देखते हो। आखिर में तुम उसका हार्ट नहीं तोड़ पाते। तुम शाइली कहते हो डैड। ओह। रॉबर्ट जो एक ग्रोन मैन था तुरंत इमोशनल हो जाता है। वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करता है और अपनी आंखों के कॉर्नर को टच करता है। नेथन तुम्हें एक वार्म और जेंटल स्माइल देता है। नेथन कहता है ईथन, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। क्लेयर भी जेंटली स्माइल करती है। वो कहती है और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तुम अपने ब्रदर और सिस्टर की तरफ देखते हो जो तुम्हें इतनी वार्मथ के साथ वेलकम कर रहे थे। तुम्हारे फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। ब्रदर, सिस्टर, अपनी काइंड फैमिली को देखकर तुम फाइनली कंफर्टेबल फील करते हो। इंट्रोडक्शंस के बाद हेलेन तुम्हारा हाथ टाइटली पकड़ लेती है। वो केयरफुली तुमसे पिछले 20 इयर्स की लाइफ के बारे में पूछती है। तुम उनसे कुछ नहीं छुपाते। तुम बताते हो कि ग्रैंडमा ने तुम्हें कैसे ढूंढा था और हर हार्डशिप के थ्रू तुम्हें रेस किया था। तुम उन्हें लाइफ के अच्छे मोमेंट्स बताते हो और बुरे मोमेंट्स छुपा लेते हो। तुम हेज फैमिली को सिर्फ हैप्पी पार्ट्स बताते हो, लेकिन बिना बताए भी वो सब समझ जाते हैं। इतने सालों तक सिर्फ तुम और ग्रैंडमा थे। तुम दोनों के लिए लाइफ कभी इजी नहीं रही होगी। रॉबर्ट साय करते हुए कहता है हम उस वुमन के बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। ग्रैंडमा का ख्याल आते ही तुम्हारा हार्ट दोबारा हैवी हो जाता है। हेलेन तुम्हारी बैक पर पठाती है। वो कहती है सैड मत हो, हम ग्रैंडमा के लिए बेस्ट रेस्टिंग प्लेस ढूंढेंगे।
तुम पूछते हो, रियली? हेलेन कहती है, यस रियली। फिर वो पूछती है, ग्रैंडमा को रेस्ट करवाने के बाद क्या तुम मॉम, डैड, नेथन और क्लेयर के साथ वेस्ट ब्रिजेंट होम चलोगे? तुम पहले ही अपने बर्थ पेरेंट्स के साथ जाने का डिसीजन ले चुके थे। यहाँ अब तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तुम जेंटली सर हिला देते हो। तुम कहते हो, ओके मैं आपके साथ घर चलूंगा। जैसे ही तुम उनके साथ जाने के लिए एग्री करते हो, हेज फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेथन तुरंत अपना फोन निकालता है और अरेंजमेंट्स करने लगता है। हेलेन और क्लेयर तुम्हारी कुछ बिलोंगिंग्स पैक करने में तुम्हारी हेल्प करती हैं। पैकिंग करते वक्त तुम्हारा फोन बार बार रिंग कर रहा होता है। तुम एक बार उसकी तरफ देखते हो और क्वाइटली उसे साइलेंट पर कर देते हो। तुम डिसाइड कर चुके थे कि यहाँ से जाने से पहले अपना करंट फोन नंबर भी थ्रो अवे कर दोगे। ये तुम्हारी पुरानी लाइफ और यहाँ के हर इंसान को फाइनल गुड बाय होगा। 1 घंटे बाद तुम ग्रैंडमा की एशेस और अपनी कुछ बिलोंगिंग्स लेकर एयरपोर्ट जाने वाली मेबैक में बैठ जाते हो। जब कार एयरपोर्ट पहुंचती है, तुम अपना पुराना फोन सिम कार्ड के साथ निकालते हो और उसे एयरपोर्ट के ट्रैश कैन में फेंक देते हो। उसे थ्रो अवे करने के बाद तुम ग्रैंडमा की एशेस लेकर वहां से चले जाते हो और वेस्ट ब्रिज जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड कर लेते हो। ये तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट होती है, इसलिए तुम थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हो। क्लेयर तुरंत नोटिस कर लेती है। वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साइड में बैठ जाती है। क्लेयर कहती है, ईथन क्या ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग है? तुम सर हिलाते हो। तुम कहते हो, या थोड़ा सा। फिर तुम पूछते हो, क्या मैं तुम्हें एम्बैरस कर रहा हूँ? क्लेयर जेंटली स्माइल करती है और तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, एम्बैरस मत हो। हमारा ईथन बहुत वंडरफुल है। तुम बस अभी इन सब चीजों की यूज्ड टू नहीं हो। अपना टाइम लो, धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। तुम्हारी बिग सिस्टर तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। क्लेयर की जेंटल स्माइल देखकर तुम्हारा हार्ट वार्म हो जाता है। तुम अपने मन में सोचते हो, तो सिस्टर होने का फीलिंग ऐसा होता है, अच्छा लग रहा है। कुछ घंटे बाद प्लेन सेफली वेस्ट ब्रिज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। तुम हेज फैमिली के साथ वीआईपी एग्जिट से बाहर निकलते हो। बाहर ऑलरेडी कई लग्जरी कार्स खड़ी होती हैं। एक मिडिल एज्ड आदमी जो देखने में बटलर जैसा लग रहा होता है, रॉबर्ट और बाकी सबको देखते ही स्माइल करता हुआ उनकी तरफ आता है। वो कहता है, सर, मैम, यंग मास्टर, मिस, प्लीज कार में बैठ जाइए। रॉबर्ट सर हिलाता है और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कार में बैठ जाता है। लग्जरी कार इतनी स्पेशियस होती है कि पूरी फैमिली के साथ क्लोई भी कंफर्टेबली बैठ सकती है। वहाँ काफी सारी कार्स होती हैं, लेकिन कोई भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए सब लोग एक ही कार में एडजस्ट हो जाते हैं। सुबह हेस फैमिली से मिलने के बाद तुम्हें क्लोई से ज्यादा बात करने का चांस नहीं मिला था। अब जब क्लोई तुम्हारे सामने बैठी होती है, तुम उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हो। तुम कहते हो, मिस स्टर्लिंग, थैंक यू। तुम्हारा ये थैंक यू क्लोई के लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। क्लोई तुम्हारी तरफ देखती है। उसका फेस अभी भी कूल और एलिगेंट होता है, लेकिन तुम्हें उसकी आंखों में हल्की सी वार्मथ नजर आती है। क्लोई कहती है, डोंट मेंशन इट, मैंने बस वही किया जो सही था। तुम्हारा हार्ट 2 बार फास्ट बीट करता है। एम्बैरेस्ड होकर तुम अपना हेड नीचे कर लेते हो और दोबारा क्लोई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। हेलेन ये सब नोटिस कर लेती है। वो रॉबर्ट की तरफ देखती है और दोनों एक नोइंग स्माइल एक्सचेंज करते हैं। अब उनकी नजरें तुम और क्लोई पर और भी ज्यादा वार्म हो जाती है। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद बाहर का एरिया धीरे धीरे रिमोट होने लगता है। बिजी स्ट्रीट्स की जगह अब वुड्स दिखने लगते हैं। तुम कंफ्यूजन में इधर उधर देखते हो। क्लेयर स्माइल करती है और तुम्हारे बालों को जेंटली रफल करते हुए कहती है, यहाँ से आगे जो माउंटेन है वो स्टर्लिंग्स का है। हेज और स्टर्लिंग दोनों एस्टेट्स इसी माउंटेन पर हैं। तुम्हारा मुंह सरप्राइज से खुला का खुला रह जाता है। तुम्हें पता था कि स्टर्लिंग्स और हेज काफी रिच फैमिलीज हैं, लेकिन उनके पास पूरा माउंटेन है, ये तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही लगता है। कार लगभग आधे घंटे तक माउंटेन पर ऊपर चढ़ती रहती है। फिर तुम्हें दूर एक बहुत बड़ा आयरन गेट दिखाई देता है। गेट के अंदर हर एक ट्री परफेक्टली ट्रिम्ड होता है। कार एस्टेट के और अंदर चली जाती है। आखिर में तुम्हारे सामने 2 ग्रैंड चाइनीज स्टाइल एस्टेट्स नजर आते हैं। तुम कार से बाहर निकलते हो, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से डेज्ड होते हो। हेलेन तुम्हारा हाथ जेंटली पकड़ती है और स्माइल करते हुए कहती है, ईथन ये तुम्हारा होम है। लेफ्ट साइड वाला स्टर्लिंग मैनर है और राइट साइड वाला हेज मैनर। तभी स्टर्लिंग मैनर से अचानक कई लोग बाहर भागते हुए आते हैं। सबसे आगे एक एनर्जेटिक ओल्ड मैन होता है। व्हाइट ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हेनरी स्टर्लिंग तुम्हारी तरफ जल्दी जल्दी आता है। उसके पीछे एक मिडिल एज्ड कपल और कई सर्वेंट्स भी होते हैं। किसी की आवाज आती है, डैड स्लो डाउन, इतना फास्ट मत भागिए। हेनरी कहता है, जल्दी करो, थोड़ी भी देर हुई तो मैं अपने ग्रैंडसन इन लॉ को मिस कर दूंगा। तुम कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हो। तुम सोचते हो, ग्रैंडसन इन लॉ कौन? फिर तुम्हारी नजर नेथन पर पड़ती है, लेकिन तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही हेनरी सीधा तुम्हारे पास आ जाता है। वो तुम्हें हेड टू टो बार बार देखता है। हेनरी कहता है, नॉट बैड, मेरा ग्रैंडसन इन लॉ काफी हैंडसम है।
तुम कहते हो हाय ग्रैंडपा। तुम्हें लगता है कि एल्डर होने के नाते पहले ग्रीट करना बुरा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे ग्रैंडपा बुलाते हो, हेनरी की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। वो तुरंत सबकी तरफ मुड़कर प्राउडली अनाउंस करता है, क्या तुम लोगों ने सुना? मेरे ग्रैंडसन इन लॉ ने मुझे ग्रैंडपा कहा। स्टर्लिंग कपल फाइनली वहां पहुंचता है और हेनरी की बात सुनकर हेल्पलेसली अपना सर हिला देता है। तुम अभी भी कंप्लीटली लॉस्ट होते हो। तुम्हारे माइंड में बस एक ही सवाल होता है, यहाँ क्या चल रहा है? क्या मेरा भी चाइल्डहुड में कोई अरेंज्ड एंगेजमेंट हो गया था? हेनरी और कुछ कहने ही वाला था कि क्लोई उसकी बात बीच में रोक देती है। क्लोई कहती है, ग्रैंडपा, ईथन अभी अभी वापस आया है, उसे स्केयर मत करो। हेनरी अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ देखता है, फिर ईथन की तरफ। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। क्लोई फिर रॉबर्ट और हेलेन की तरफ देखती है और कहती है, मैं ग्रैंडपा और अपने पेरेंट्स को अभी घर ले जाती हूँ। क्लोई हेनरी का आर्म पकड़ती है और उसे अपने पेरेंट्स के साथ वहां से ले जाती है। बेचारे डेविड और लॉरा अपने सन इन लॉ से एक वर्ड भी नहीं कह पाते। अपनी डॉटर के उन्हें वहां से ले जाने से पहले हेलेन तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और तुम्हें हेज मैनर की तरफ ले जाने लगती है। एंट्रेंस के दोनों साइड्स पर 2 लाइंस में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जैसे ही तुम उनके पास पहुंचते हो, सब लोग एक साथ बोलते हैं, वेलकम होम सेकंड यंग मास्टर। इतना ग्रैंड वेलकम देखकर तुम एक पल के लिए शॉक हो जाते हो। जब तुम रिकवर करते हो तो तुम्हारा हार्ट अंदर से भर जाता है। अब जाकर तुम्हें फील होता है कि तुम सच में घर वापस आ गए हो। रॉबर्ट और हेलेन तुम्हारे दोनों साइड से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अंदर ले जाते हैं। नेथन और क्लेयर भी उनके पीछे अंदर आ जाते हैं। जैसे ही तुम अंदर पहुंचते हो, हेलेन एक्साइटमेंट के साथ तुम्हें तुम्हारे नए बेडरूम की तरफ ले जाती है। रॉबर्ट और हेलेन का रूम 2nd फ्लोर पर होता है। हेज के तीनों सिबलिंग्स के रूम्स 3rd फ्लोर पर होते हैं। हेलेन तुम्हारे रूम का डोर ओपन करती है। जैसे ही तुम रूम देखते हो, तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। हेलेन कहती है, ईथन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारा रूम खुद डेकोरेट किया है। अगर तुम्हें कोई भी चीज पसंद नहीं आए तो मुझे बताना, मैं तुरंत चेंज करवा दूंगी। तुम कहते हो, मॉम, कुछ भी चेंज मत करना, मुझे ये बहुत पसंद है। जहाँ मैं पहले रहता था उससे तो ये बहुत बेटर है। हेलेन की आंखें दोबारा भर आती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तुमसे मिलने के बाद से वो कंटिन्यूअसली रो ही रही थी। उसके लिए बुरा फील करते हुए तुम उसका आर्म हक कर लेते हो। तुम कहते हो, मॉम, सैड मत हो, अब मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। हेलेन आंसुओं के बीच स्माइल करती है और उन्हें पूछती है। वो कहती है, हाँ, मेरा ईथन सही कह रहा है, तुम वापस आ गए हो, मॉम के पास वापस आ गए हो। अब से मॉम तुम्हें हर चीज दुगनी करके देगी। तुम सर हिला देते हो और दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। आखिर में हेलेन रिलक्टेंटली रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद तुम अनफेमिलियर रूम को देखते हो और डिसाइड करते हो कि अपने नए रूम को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे रूम से नेक्स्ट डोर स्टडी कनेक्टेड है। स्टडी के आगे एक लॉन्ग सस्पेंडेड कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर के एंड पर एक और रूम होता है। तुम जेंटली उस डोर को पुश करते हो। डोर लॉक नहीं होता, इसलिए तुम धीरे से उसे ओपन करते हो। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, तुम्हारे सामने क्लोए खड़ी होती है। वो बाथरोब में होती है और क्लियरली अभी अभी शावर लेकर निकली होती है। तुम दोनों एकदम फ्रीज हो जाते हो। फिर तुम्हारी नजर ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। कुछ सेकंड्स के सरप्राइज के बाद क्लोए खुद को कंपोज कर लेती है। तुम्हें घुरते देखकर उसके लिप्स पर एक स्लाइट स्माइल आ जाती है। क्लोए कहती है, क्या देख रहे हो? तुम तुरंत बोलते हो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम क्लोए के स्टडी का डोर जोर से बंद कर देते हो और जल्दी से कॉरिडोर क्रॉस करके अपने स्टडी में वापस आ जाते हो। तुम अपने स्टडी का डोर भी बंद कर देते हो और उसके अगेंस्ट खड़े होकर फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हो। लेकिन क्लोए का वो बाथरोब वाला लुक बार बार तुम्हारे माइंड में रिप्ले होता रहता है। तुम्हारे चीक्स धीरे धीरे और ज्यादा रेड होते जाते हैं। क्लोए की इमेज तुम्हारे दिमाग से निकल ही नहीं रही होती। तुम काम ही नहीं हो पा रहे थे। तुमने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि तुम्हारा स्टडी क्लोए के रूम से कनेक्टेड होगा। खुद को काम करने के लिए तुम शावर लेने चले जाते हो। उसके बाद तुम सॉफ्ट बेड पर लेट जाते हो। तुम्हें लगता है कि अनफेमिलियर प्लेस होने की वजह से तुम पूरी रात नहीं सो पाओगे। लेकिन या तो तुम काफी एग्जॉस्टेड थे या बेड इतना कंफर्टेबल था कि जैसे ही तुम लेटे हो तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। ड्रीम में तुम्हें ग्रैंडमा दिखाई देती हैं। वो तुमसे थोड़ी दूर खड़ी होती हैं और लविंगली तुम्हें देख रही होती हैं। तुम तुरंत उनकी तरफ भागते हो और उन्हें टाइटली हक कर लेते हो। तुम कहते हो, ग्रैंडमा, आई मिस यू सो मच। ग्रैंडमा लविंगली तुम्हारी बैक पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, ईथन, ग्रैंडमा बहुत हैप्पी है। फिर वो कहती हैं, ग्रैंडमा की बात ईथन ने मान ली ना? मेरा ईथन हमेशा से गुड बॉय रहा है। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रियूनाइटेड देखकर ग्रैंडमा फाइनली पीसफुली जा सकती हैं। तुम्हारी आंखें रेड हो जाती हैं, लेकिन तुम अपने आंसुओं को रोक लेते हो। तुम कहते हो, डोंट वरी ग्रैंडमा, मॉम और डैड मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। मैं उनके साथ अच्छी लाइफ जीऊंगा। ग्रैंडमा की स्माइल पहले की तरह वार्म होती है।
वो लविंगली तुम्हारे बाल रफल करती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, गुड बॉय, अब मैं पीसफुली जा सकती हूँ। ग्रैंडमा को ये कहते सुनकर कि अब उन्हें जाना है, तुम उन्हें और भी टाइटली हग कर लेते हो। काफी देर बाद तुम फाइनली उन्हें छोड़ते हो। तुम ग्रैंडमा को एक ब्राइट स्माइल देते हो। तुम कहते हो, ग्रैंडमा रेस्ट इन पीस, अपनी नेक्स्ट लाइफ में हैप्पी रहना। ग्रैंडमा सर हिला देती हैं। फिर उनकी फिगर धीरे धीरे छोटी छोटी पॉइंट्स ऑफ लाइट में बदल जाती हैं। वो लाइट्स तुम्हारी आंखों के सामने ही डिसअपियर हो जाती हैं। तुम उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी आंख के कॉर्नर से एक आंसू निकलता है। तुम ड्रीम से वेकअप होते हो और धीरे से ग्रैंडमा का नाम बुलाते हो। अगली सुबह बहुत अर्ली एक हेज सर्वेंट किचन के डोर के पास पहुंचता है और अंदर से बर्तनों की आवाज सुनता है। बाकी सर्वेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जल्दी से अंदर चले जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अंदर वही सेकंड यंग मास्टर होता है जो कल ही घर आया था, और वो एप्रन पहन के खुद ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सर्वेंट्स की आवाज सुनकर तुम पीछे मुड़ते हो और उन्हें स्माइल करते हुए कहते हो, गुड मॉर्निंग। सर्वेंट्स एकदम फ्रीज हो जाते हैं, फिर तुरंत खुद को कंपोज करके तुम्हारे हाथ से स्पैचुला ले लेते हैं। एक सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? दूसरा कहता है, यस एग्जैक्टली, ये हम हैंडल कर लेंगे। अगर मिस्टर और मिसेस हेज को पता चल गया तो? तुम कहते हो, इट्स फाइन, मैं मॉम डैड से बात कर लूंगा, मैं जल्दी उठ गया था इसलिए ब्रेकफास्ट बना दिया। सर्वेंट्स एक दूसरे की तरफ अनईजी नजरों से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बोले। एक सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर, अगर आप हमारी जॉब्स करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? तुम एक पल के लिए रुकते हो, फिर अपोलोजेटिक स्माइल देते हो। तुम कहते हो, सॉरी, मैं बस खुद करना चाहता था और मॉम डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। ये लास्ट टाइम है, अब से तुम लोग ही करना। थोड़ी देर बाद जब फैमिली नीचे आती है तो वो तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए देखकर वहीं कंप्लीटली स्टंट खड़ी रह जाती है। तुम बस उन्हें एक ब्राइट स्माइल देते हो। तुम कहते हो, डैड, मॉम, नेथन, क्लेयर, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, आओ खाना खाते हैं। चारों हेज तुरंत शौक से बाहर आते हैं और टेबल की तरफ चले जाते हैं। टेबल पर हर तरह का ब्रेकफास्ट होता है, चाइनीज भी और वेस्टर्न भी। क्लेयर 2 बार ब्लिंक करती है और तुम्हारी तरफ देखती है। क्लेयर कहती है, ईथन, क्या तुमने ये सब बनाया है? तुम सर हिला देते हो। तुम कहते हो, मैं जल्दी उठ गया था इसलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट बना दिया, ट्राई करके देखो अगर पसंद आए तो। तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि चाहे उन्हें ब्रेकफास्ट पसंद आए या नहीं, हेज फैमिली तुम्हारी बनाई एक एक बाइट फिनिश करने वाली है। हेलन तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इमोशन साफ दिख रहा होता है। स्वीटहार्ट, क्या तुम इतनी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठे थे? तुम कहते हो, मैं सो नहीं पा रहा था इसलिए उठकर ब्रेकफास्ट बना दिया। सर्वेंट्स को तो पता नहीं था, लेकिन अब मॉम को पता चल गया है। अब से तुम लोग ही ये सब हैंडल करना। तुम लोग थोड़ा लेट उठ सकते हो। हेलन कहती है, ठीक है, चलो हमारे सन का कुकिंग ट्राई करते हैं, इससे पहले कि फूड ठंडा हो जाए। जैसे ही चारों हेज फूड टेस्ट करते हैं, उनके फेसेस सरप्राइज और हैप्पीनेस से चमक उठते हैं। सब कहते हैं, इट्स डिलिशियस, हमारा ईथन सच में कुकिंग कर सकता है, ये तो हमारे शेफ जितना अच्छा है, सच में बहुत डिलिशियस है। क्या तुमने पहले कुकिंग सीखी थी? तुम कामली कहते हो, हाई स्कूल की समर्स में मैं एक ब्रेकफास्ट प्लेस पर काम करता था, वहाँ का फूड बहुत अच्छा था। हर दिन सनराइज से पहले ही वहाँ लॉन्ग लाइन लग जाती थी। तुम ये सब बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में बताते हो, बिना किसी को अपने लिए बुरा फील कराने की कोशिश किए। लेकिन हेज फैमिली के लिए तुम्हारी ये बात बिल्कुल अलग मीनिंग रखती थी। नेथन और क्लेयर अपनी हाई स्कूल समर्स के बारे में सोचने लगते हैं। वो या को ट्रैवल करते थे, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते थे, बाहर खाना खाते थे और शॉपिंग करते थे। तुम्हारी लाइफ से कंपेयर करने पर नेथन और क्लेयर को अचानक खुद पर शर्म फील होने लगती है। लेकिन रॉबर्ट और हेलन को और भी ज्यादा बुरा फील होता है। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की थी और अपने यंग सन को खो दिया था। इसी वजह से तुम्हें इतनी हार्डशिप झेलनी पड़ी थी। रॉबर्ट और नेथन सच में फादर और सन थे। दोनों एक साथ अपनी पॉकेट से ब्लैक कार्ड्स निकालते हैं और तुम्हारे हाथ में रख देते हैं। रॉबर्ट कहता है, सन, इसे रख लो, जो चाहे खरीदना, फ्रीली स्पेंड करना। नेथन भी कहता है, ब्रो, इसे ले लो, जो चाहिए खरीदना, फ्रीली स्पेंड करना। तुम अपने हाथ में रखे दोनों ब्लैक कार्ड्स को ब्लैंकली देखते रहते हो। काफी देर तक तुम प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। क्लेयर थोड़ी देर बाद सिचुएशन समझ जाती है। वो एक कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तुम तुरंत उसे रोक देते हो। तुम कहते हो, क्लेयर, एक भी कार्ड मत निकालना। तुम दोनों कार्ड्स रॉबर्ट और नेथन की तरफ वापस बढ़ा देते हो। तुम कहते हो, डैड, नेथन, आप दोनों ये वापस ले लीजिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हेलन समझ जाती है कि उसका हस्बैंड और सन क्या सोच रहे हैं। वो दोनों कार्ड्स उठाती है और तुम्हारे सामने दोबारा रख देती है।
हेलन कहती है, ईथन, तुम्हारे डैड और ब्रदर बस तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी भरपाई करना चाहते हैं। तुम्हें बस इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम हेलन की तरफ देखते हो, फिर रॉबर्ट और नेथन की तरफ, जो अभी भी हर्ट दिख रहे होते हैं। आखिर में तुम दोनों कार्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हो। वैसे भी तुम ज्यादा स्पेंड करते नहीं थे, सिर्फ 2 ही कार्ड्स तो थे, इसलिए तुमने सोचा इन्हें रख ही लेते हैं। तभी फ्रंट डोर से कुछ लोग अंदर आते हैं। वो हेनरी और स्टर्लिंग्स होते हैं। हेनरी कहते हुए अंदर आता है, ग्रैंडसन इन लॉ, ग्रैंडपा तुमसे मिलने आया है। हेस फैमिली उनका वेलकम करने के लिए खड़ी हो जाती है। हेनरी टेबल पर रखे इतने सारे फूड को कंफ्यूजन से देखता है। हेनरी रॉबर्ट से पूछता है, रॉबर्ट, क्या तुमने कोई नया ब्रेकफास्ट शेफ हायर किया है? रॉबर्ट प्राउडली तुम्हारी तरफ देखता है। वो कहता है, नो, ईथन सुबह जल्दी उठा और उसने ये सब बनाया है। आओ हेनरी, तुम भी ट्राई करो। जैसे ही हेनरी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडसन इन लॉ ने ब्रेकफास्ट बनाया है, वो तुरंत टेबल पर बैठ जाता है। वो चॉपस्टिक्स उठाता है और फूड खाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तुम तुरंत बोल पड़ते हो। तुम कहते हो, ग्रैंडपा स्टर्लिंग, वेट। हेनरी के चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक जाते हैं। तुम जल्दी से किचन में जाते हो और कुछ लाइटर डिशेस लेकर आते हो। तुम उन्हें ग्रैंडपा के सामने रख देते हो। तुम कहते हो, मुझे पता चला था कि आप आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाइटर डिशेस बनाई हैं। मॉर्निंग में लाइट फूड आपके लिए बेटर रहेगा। दोनों फैमिलीज जानती थी कि हेनरी को स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स पसंद थे। उसे ब्लैंड फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लोई अभी कुछ कहने ही वाली थी कि हेनरी हैप्पीली उन लाइटर डिशेस को उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है। उसके फेस पर बिल्कुल भी रिलक्टेंस नहीं होती। सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। हेनरी फूड खाते हुए कंटिन्यूसली तुम्हारी तरफ स्माइल करता रहता है। वो कहता है, मेरा ग्रैंडसन जानता है कि मेरा ख्याल कैसे रखना है। डेविड और लॉरा एक दूसरे की तरफ हेल्पलेसली देखते हैं। डेविड सोचता है, लोग सच में अलग होते हैं। रॉबर्ट स्माइल करता है और स्टर्लिंग्स को बैठने के लिए इनवाइट करता है। सिर्फ एक मील से तुमने पूरी स्टर्लिंग फैमिली की अप्रूवल जीत ली थी। जब तुम क्लोई के सामने ब्रेकफास्ट रखते हो, तभी तुम्हें कल रात का इंसिडेंट याद आ जाता है। तुम्हारे चीक्स तुरंत रेड हो जाते हैं। लेकिन क्लोई ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट और ब्लैक कॉफी को देखती है। उसकी डीप आईज में एक सॉफ्ट लाइट शिमर करती है। क्लोई कहती है, थैंक यू। तुम कहते हो, यू आर वेलकम। सभी लोग तुम दोनों को देख रहे होते हैं। वो एक दूसरे की तरफ नोइंग लुक्स एक्सचेंज करते हैं। दोनों फैमिलीज ब्रेकफास्ट के दौरान हैप्पीली बातें और लाफ्टर करते रहते हैं। तुम वैसे भी ज्यादा आउटगोइंग नहीं थे, इसलिए तुम साइड में क्वाइटली सबकी बातें सुनते रहते हो। ब्रेकफास्ट के बाद तुम अपस्टेयर्स जाकर रेस्ट करने वाले होते हो। तभी क्लोई तुम्हारे पास आती है। क्लोई कहती है, वांट टू टेक अ वॉक? हेलेन और लॉरा तुम दोनों को देखकर स्माइल करने लगती हैं। हेलेन कहती है, गो ऑन, वॉक करना अच्छा रहेगा। लॉरा भी कहती है, हाँ क्लोई, ईथन का अच्छे से ख्याल रखना। दोनों मदर्स तुम्हें इतना पुश कर रही होती हैं कि अब मना करना तुम्हें रूड लगता। इसलिए तुम उठते हो और क्लोई के साथ लिविंग रूम से बाहर चले जाते हो। हेलेन और लॉरा तुम दोनों को जाते हुए देखती रहती हैं। दोनों रिलीफ के साथ स्माइल करती हैं। हेलेन कहती है, लगता है बच्चे एक दूसरे को डिसलाइक नहीं करते। लॉरा कहती है, हाँ, अगर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए तो कितना अच्छा होगा। यार्ड में तुम क्लोई के साथ ग्रेवल पाथ पर चल रहे होते हो। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसलिए क्लोई सबसे पहले बात स्टार्ट करती है। क्लोई कहती है, ईथन? तुम कहते हो, या? ये दूसरी बार था जब क्लोई ने तुम्हें ईथन कहा था। गाइडलाइन समझाई। ठीक है, समझ गया। मैंने सर हिलाया। वही पुरानी घिसी पिटी रस्में, भगवान से राज्य की खुशहाली मांगना वगैरह। इतनी जल्दी सब पहुंच गए? शर्त लगा लो, सब ये कंफर्म करने आए हैं कि राजा शुए किंघे असली है या शुयान रेंट शुए। मैंने मन ही मन ठहाका लगाया, पर अफसोस, आज सबकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। टप टप टप, शाही गेट पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। मैंने नजरें उठाकर देखा। एक बेहद हसीन औरत दरबार में दाखिल हुई। बैंगनी रंग का शाही लिबास, हाथ में सजे धजे सेप्टर और चेहरे पर एक जहरीला ग्रेस। उसके पीछे कई ताकतवर सोल मास्टर्स की फौज चल रही थी। बीबी डोंग खुद पधार चुकी थी। बीबी डोंग के राजसी कदम जैसे ही शाही दरबार की दहलीज पर पड़े, पूरे हॉल में एक सिहरन पैदा कर देने वाला सन्नाटा छा गया। उसकी हर सांस और उसकी आंखों की ठंडी चमक यह साफ बयां कर रही थी कि वो यहाँ सिर्फ एक राज तिलक की मेहमान बनकर नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप की तकदीर तय करने आई है। पर सवाल यह उठता है कि क्या बीबी डोंग को सच में अंदाजा भी है कि जिस थ्रोन पर वो शुए किंघे को बैठा देखने आई है, वहां अब वो सीधा साधा शहजादा नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जिसके पास एक इशारे पर पूरी कायनात हिला देने वाली ताकतें हैं।
क्या वो यह समझ पाएगी कि उसकी सबसे वफादार बेटी चुयान रेंचुए और उसके दो शक्तिशाली टाइटल डुलुओ पहले ही इस नए राजा की कस्टडी में हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। बीबी डोंग के ठीक पीछे सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी और स्वॉट डोलुओ भी अपनी पैनी नजरों से एक एक कदम को भांप रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तख्ता पलट का सच बेनकाब कर देंगे, पर क्या उन्हें पता है कि इस नए सम्राट के सिर पर आसमान में आई ऑफ सर्वेलेंस की गॉड मोड नजर 24 घंटे टिकी हुई है। जिस पल बीबी डोंग ने अपनी पावरफुल वाइब के साथ थ्रोन की तरफ देखा, मैंने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान सजा ली। वो शायद भूल रही थी कि उसके सामने कोई साधारण मोहरा नहीं बैठा है। मेरे एक इशारे पर साय में छिपे लेवल 98 सुपर डुलुओ झांग हान और उनकी 116 डुलुओं की खूंखार शैडो गार्ड्स फौज हवा की एक सरसराहट के बिना पूरे पैलेस को अपनी जहरीली ग्रिप में ले चुकी थी। एक ऐसी आर्मी सोल फॉर्मेशन जो अकेले लेवल 99 के लिमिट डुलुओं का भी गुरूर मिट्टी में मिलाने का दम रखती है। और रही बात जिन्नी वे के चीफ लू बिंग की, तो उसकी 9 सोल रिंग्स का खौफ ही काफी था कि स्पिरिट हॉल के दिग्गज भी थर थर कांप जाएं। जब पूरे महाद्वीप के सबसे बड़े शूरवीर मुझे एक आम शहजादा समझकर झुकाने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, मैंने धीरे से अपनी काली ड्रैगन पोशाक संभाली और थ्रोन पर टेक लगाते हुए अपनी आंखें सीधी बीबी डोंग की आंखों में गड़ा दी। स्वागत है रानी साहिबा, पर याद रखिएगा आज इस दरबार में इतिहास लिखा जाएगा, पर मेरी शर्तों पर। तो अब बीबी डोंग खुद टियानडू एम्पायर के दरबार में पहुंच चुकी है, पर उसे क्या पता कि अंदर कियान रेंशुए को बेगम बनाकर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब जब बीबी डोंग को पता चलेगा कि उसकी बेटी का तख्ता पलट फ्लॉप हो चुका है और सामने लेवल 98 का सुपर डुलुओ जंग हन और लेवल 97 का लूबिंग खड़े हैं, तो क्या स्पिरिट हॉल की सुप्रीम पॉन्टिफ सीधा युद्ध का ऐलान करेगी या पीछे हटने में ही भलाई समझेगी? क्या सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी और सॉट डुलुओ इस नए और खूंखार अश्वे किंघे का खौफ देखकर उसके सामने घुटने टेकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे हीरो की नजर असली मेन कैरेक्टर टैंग सैन पर पड़ेगी तो वो उसे किस तरह पेलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बीबी डोंग अपनी पूरी शानो शौकत, शाही बैंगनी लिबास, हाथ में जगमगाते सेप्टर और अपने साथ आए खूंखार सोल मास्टर्स की पूरी फौज के साथ टियानडू एम्पायर के शाही दरबार में कदम रख चुकी है, पर उसके दिमाग के किसी भी कोने में यह छोटा सा ख्याल भी नहीं है कि उसकी अपनी सगी बेटी चियान रेंचुए का पिछले 3 सालों से बड़ी चालाकी और सब्र के साथ बुना गया तख्ता पलट का खेल पूरी तरह तबाह, बर्बाद और नीस्तनाबूद हो चुका है। बीबी डोंग को तो दूर दूर तक यह अंदाजा भी नहीं है कि कियान रेंचुए को बेगम बनने की शर्त मानने पर मजबूर कर दिया गया है और उसे उसके दोनों वफादार टाइटल डुलुओ रक्षकों के साथ महल के ही बेहद सुरक्षित लग्जरी कमरों में कड़े पहरे के बीच हाउस अरेस्ट करके रख दिया गया है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब इस बेहद अहंकारी, निर्दयी और खुद को अजेय समझने वाली सुप्रीम पॉन्टिफ के सामने यह कड़वा सच आएगा कि उसकी बेटी का बरसों का मास्टर प्लान एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अपनी इस करारी और अपमानजनक हार को स्वीकार करके बिना कोई तमाशा किए चुपचाप अपने पैर पीछे खींचेगी, या फिर गुस्से में अंधी होकर पूरे स्पिरिट हॉल की बर्बादी का खूनी फरमान जारी कर देगी? असली तबाही और रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर तो तब शुरू होगा जब 1 लाख साल की ढेरों रेड सोल रिंग्स और ट्विन मार्शल सोल्स वाली महाद्वीप की सबसे डेंजरस औरत बीबी डोंग का सीधा सामना हमारे नए सम्राट की सीक्रेट फौज से होगा। जब लेवल 98 सुपर डुलुओ जंगहन और लेवल 97 पीक डुलुओ लूबिंग एक साथ मैदान में उतरेंगे, तो क्या स्पिरिट हॉल की सुप्रीम पॉन्टिफ घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, या पूरा टियानडू सिटी एक ही रात में शमशान घाट बन जाएगा? इतना ही नहीं, इस पूरे ड्रामे का मजा लेने और नए राजा का रवैया परखने आए सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी और सॉट डुलुओ चेन शिन जब इस नए साम्राज्य की असली खौफनाक ताकत, अजेय फौज और आसमान में टंगी उस सुनहरी गॉड मोड आंख को देखेंगे, तो क्या उनके होश उड़ेंगे नहीं? और सबसे बड़ा, सबसे जहरीला और कलेजा कांपा देने वाला सस्पेंस, जब हमारे बेफिक्र मजे लेने वाले सम्राट की नजर अपने असली शिकार यानी फेट के दुलारे टैंग सान पर पड़ेगी, तो वो उस हीरो की जिंदगी को किस तड़पाने वाले अंदाज में नर्क बनाएगा? क्या टैंग सान की चालाकियां, उसके टैंग सेक्ट के हिडन वेपन्स और उसकी किस्मत हमारे सम्राट के इस अटूट चक्रव्यूह के आगे 10 सेकंड भी टिक पाएंगे? अपनी थ्योरीज, प्रिडिक्शन और खौफनाक कयास कमेंट सेक्शन में अभी के अभी टाइप करो और बताओ कि अगले पार्ट में किसकी बलि चढ़ने वाली है। अगले पार्ट के इस महासंग्राम, खूनी जंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन को अपनी नसों में गहराई से महसूस करने के लिए इन सभी प्रमुख किरदारों की विनाशकारी शक्तियों, उनकी हिडन एबिलिटीज और उनके पावर स्टेटस को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमारे नए सम्राट शुए किंघे, जो खुद भले ही थ्रोन पर बैठकर शाही पकवानों का मजा ले रहे हों, अपनी नींद पूरी कर रहे हों और शासन चलाने की झंझट मंत्रियों के सिर छोड़ चुके हों, पर उनके पास आई ऑफ सर्वेलेंस जैसी दैवीय ताकत है। यह कोई मामूली सिक्योरिटी कैमरा नहीं है,
है, बल्कि पूरे टियंडू सिटी के आसमान में टंगी एक विशालकाय सुनहरी आंख है जो 24 घंटे 360 डिग्री का गॉड पर्सपेक्टिव देती है, जिससे पूरे शहर की सीमा में कौन सा सोल मास्टर कदम रख रहा है, उसकी सटीक लोकेशन और उसकी सोल पावर का एक एक पॉइंट हमारे हीरो को अपनी स्क्रीन पर लाइव दिखता है। साम्राज्य का सबसे खतरनाक रक्षक जांग हन है, जिसका पावर लेवल सीधे लेवल 98 सुपर डुलुओ है। उसके पास शैडो डीमन जैसा डरावना मार्शियल सोल है, 1 लाख साल की दुर्लभ रेड सोल रिंग है, और उसकी सबसे भयानक ताकत उसकी आर्मी सोल फॉर्मेशन है। जब जंग हन अपने साथ मौजूद 100 सोल डुलुओ वाले शैडो गार्ड्स की आर्मी सोल को एक साथ एक्टिवेट करता है तो वो सीधे लेवल 99 लिमिट डुलुओ जैसे चियान डाओलियू या टैंग चेन तक के पसीने छुड़ा सकता है। इसी कड़ी में जिनीवेई चीफ लू बिंग है, जो लेवल 97 पीक डुलुओ है, और उसकी 8 सोल स्किल इंपीरियल कट इतनी तबाही मचाने वाली है कि उसने लेवल 92 के स्नेक लैंस डुलुओ की थंडर अनलीस्ड जैसी डिफेंसिव स्किल को एक ही झटके में गाजर मूली की तरह काट फेंका। दूसरी तरफ हमारी मुख्य विलेन बीबी डोंग खड़ी है, जो लेवल 99 पीक स्लैश लिमिट डुलुओ की अजेय ताकत, ट्विन मार्शल सोल्स डेथ स्पाइडर एम्परर एंड सोल डिवॉरिंग स्पाइडर एम्परर और अनगिनत 1 लाख ईयर रेड सोल रिंग्स के साथ पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाती है। पर अब वो अपने पूरे घमंड के साथ सीधे हमारे सम्राट के बिछाए गए उस काल चक्र में कदम रख चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। वहीं गॉड ग्रेड सेराफिम सोल वाली कियान रेंचुए अपने दोनों वफादार टाइटल डुलुओं की जान बचाने की खातिर बेगम बनने की शर्त स्वीकार करके महल के शाही कमरों में नजरबंद है, जबकि 100 शैडो गार्ड्स में से हर एक बंदा लेवल 80 सोल डुलुओ है, जो साए की तरह हवा और अंधेरे में गायब होकर बिना एक भी आवाज किए किसी भी बड़े दुश्मन का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी लेवल 79 ऑक्सिलियरी मास्टर और स्वॉर्ड डुलुओ चैन शिन लेवल 96 पीक स्वॉर्ड डुलुओ भी इस नए सम्राट के रहस्यमयी और अभेद्य तख्ता पलट को देखकर भारी उलझन में हैं, क्योंकि बिना किसी टाइटल डुलुओ के सहयोग के शुए किंघे ने न सिर्फ राज्य पर कब्जा जमाया बल्कि स्पिरिट हॉल की बरसों की मेहनत को एक ही झटके में मटियामेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर कहानी का असली नायक टांग सान अपने टैंग संप्रदाय टैंग सेक्ट के गुप्त हथियारों और अपनी ट्विन मार्शियल सोल्स ब्लू सिल्वर एम्परर और क्लियर स्काई हैमर के घमंड में चूर है, पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि हमारे सम्राट की आई ऑफ सर्वेलेंस पहले से ही उसकी हर हरकत और लोकेशन पर 24 घंटे नजर टिकाए बैठी है। जैसे ही राजतिलक का यह विशाल समारोह समाप्त होगा, हमारे सम्राट की अगली जहरीली चाल सीधे टांग सान और उसकी पूरी मंडली को तबाह करने के लिए चलने वाली है, जहां न तो उसकी किस्मत काम आएगी और न ही उसके पिता टांग हाओ की ताकत उसे इस आने वाली कयामत से बचा पाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे यह राजतिलक समारोह अपने चरम पर पहुंचेगा, दरबार का माहौल इतना भारी और दमघोंटू हो जाएगा कि वहां मौजूद हर साधारण सोल मास्टर की सांसें थमने लगेंगी। जब बीबी डोंग के कदम शाही थ्रोन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या वो सीधे हमारे सम्राट की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगी, या फिर दरबार में फैली उस अनजानी खौफनाक ऑरा को महसूस करके उसके माथे पर पसीना आ जाएगा। सोचिए, जब बीबी डोंग अपने दिमाग में यह सोचकर मुस्कुरा रही होगी कि उसकी बेटी शियान रेंचुए अब पूरे टियानडू एम्पायर की महारानी बनने वाली है, और ठीक उसी पल हमारे सम्राट उसके सामने एक ऐसा जहरीला सच खोलेंगे जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। क्या बीबी डोंग का गुस्सा पूरे दरबार को राख बना देगा, या फिर हमारे लेवल 98 सुपर डुलुओ जांग हन की सिर्फ एक नजर ही बीबी डोंग की स्पाइडर एबिलिटीज को पंगु बना देगी? इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी को यह एहसास होगा कि उनका चहेता शिष्य शुए किंघे अब वो सीधा साधा राजकुमार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शातिर शिकारी बन चुका है जिसकी छाया से भी पूरी दुनिया थर थर कांपती है। जब निंग फेंगजी हमारे सम्राट से संधि करने की बात करेंगे तो क्या हमारे हीरो उन्हें अपने कदमों में झुकने पर मजबूर करेंगे या फिर पूरी तरह ठुकरा देंगे? और जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब टैंग सान, जो खुद को इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जीनियस समझता है, अपने क्लियर स्काई हैमर के साथ इस दरबार की तरफ खींचा चला आएगा। उसे जरा भी भनक नहीं है कि उसकी हर एक सांस, उसकी हर एक चाल और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी शाओ वू का सच हमारे सम्राट के पास पहले से ही दर्ज है। क्या हमारा सम्राट सीधे टैंग सान की गर्दन दबोचेगा, या फिर उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे प्यारी चीज छीनकर उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ देगा? क्या टैंग हाओ अपने बेटे को बचाने के लिए सामने आएगा, या फिर हमारे 100 सोल डुलुओं की शैडो आर्मी के हाथों उसकी भी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी? इस खूनी शतरंज के खेल में अगला मोहरा किसकी बलि चढ़ाएगा? कौन बनेगा इस महाद्वीप का असली राजा और कौन मिट्टी में मिल जाएगा? अपनी सबसे डरावनी और तगड़ी थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में आग की तरह फैला दो, क्योंकि अगला पार्ट ऐसा कयामत का तूफान लाने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बात सिर्फ इतने पर ही रुक जाएगी तो दिल थाम कर बैठिए,
क्योंकि असली तबाही का मंजर तो अभी सामने आना बाकी है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब राज तिलक का ये ढोंग खत्म होगा और आधी रात को साम्राज्य के आसमान पर काली घटाएं छा जाएंगी। बीबी डोंग जब अपनी मौत जैसी खामोशी के साथ महल के गुप्त तहखानों की तरफ बढ़ेगी और उसे यह एहसास होगा कि उसकी सबसे बड़ी ढाल उसकी बेटी चियान रेंचुए अब एक बेबस बंधक बन चुकी है, तो क्या वो पूरे शहर को जहरीली मकड़ियों के जाल में लपेटकर राख का ढेर बना देगी? पर सोचिए, जैसे ही बीबी डोंग अपनी भयानक 1 लाख साल वाली रेड सोल रिंग्स की चमक से पूरे आसमान को लाल रंग में रंगने की कोशिश करेगी, ठीक उसी सेकंड हवा में एक जानलेवा सन्नाटा छा जाएगा। चीरते हुए अंधेरे से 100 खूंखार शैडो गार्ड्स का साया बाहर निकलेगा और जब वो 100 के 100 सोल डुलुओ अपनी आर्मी सोल फॉर्मेशन को ट्रिगर करेंगे तो पूरा टियानडू सिटी एक झटके में किसी दूसरे ही डायमेंशन में समा जाएगा। उसी पल जब लेवल 98 सुपर डुलुओ जंग हन अपनी खौफनाक शैडो डीमन ऑरा के साथ बीबी डोंग के ठीक सामने आकर खड़े होंगे और जीनीवई चीफ लू बिंग अपनी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड पर चमकती खून जैसी लाल धार के साथ उसकी पीठ पीछे खड़ा होगा, तो क्या महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाने वाली बीबी डोंग का सारा घमंड चूर चूर होकर जमीन पर नहीं बिखर जाएगा? क्या वो अपनी जान की भीख मांगेगी या फिर हमारे सम्राट उसे अपने महल का नया दासी रक्षक बनने पर मजबूर कर देंगे? लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जब यह खबर हवा की रफ्तार से स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च स्थान वर्शिप हॉल तक पहुंचेगी और 99वें लेवल के लिमिट डुलुओ चियान डाओलियो को पता चलेगा कि उसकी लाडली पोती को बंधक बनाकर उसके दो टाइटल डुलुओ रक्षकों को लाचार बना दिया गया है, तो क्या वो अपने 6 पंखों वाले एंजेलिक सॉर्ड के साथ खुद कयामत बनकर टियानडू एम्पायर पर टूट पड़ेगा? पर उस महामानव को क्या पता कि हमारे सम्राट की आई ऑफ सर्वेलेंस पहले ही आसमान में टंगी है, जो उसके हर एक कदम की लाइव लोकेशन और हर एक अटैक वेक्टर को रियल टाइम में हमारे हीरो की स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। क्या 99वें लेवल का लिमिट डुलुओ भी हमारे सम्राट के इस बिछाए गए महाजाल में आकर तड़पेगा? उधर दूसरी तरफ इस पूरे महाद्वीप का तथाकथित किस्मत का दुलारा टैंग सान, जो श्रेक एकेडमी के कोने में बैठकर अपने टैंग सेक्ट के नए जहरीले हथियारों और अपनी ट्विन मार्शल सोल्स ब्लू सिल्वर एम्परर और क्लियर स्काई हैमर के घमंड में फुदक रहा है, उसे क्या पता कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे सम्राट की जहरीली नजर अब सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी शाओ वू पर टिक चुकी है। जरा सोचिए, क्या हमारा सम्राट सीधे श्रेक एकेडमी पर धावा बोलकर शाओ वू को घसीटते हुए उठा लाएगा? क्या वो टैंग सान के सामने ही उसकी सबसे प्यारी चीज छीनकर 1 लाख साल की सोल रिंग और सोल बोन का झटका खुद ले लेगा? जब टैंग सान बेबस होकर अपने पिता यानी भगौड़े टाइटल डुलुओ टांग हाओ को चीख चीख कर पुकारेगा और जब जर्जर हालत में टैंग हाओ अपना क्लियर स्काई हैमर लेकर मैदान में उतरेगा, तो क्या लेवल 97 पीक डुलुओ लू बिंग की इंपीरियल कट एक ही वार में उसकी बची कुची रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देगी? क्या 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के निंग फेंगजी और सॉर्ड डुलुओ अपनी जान बचाने के लिए अपने पूरे क्लैन की तिजोरी और वफादारी हमारे सम्राट के चरणों में समर्पित कर देंगे? क्या स्टार लुओ एम्पायर और क्लियर स्काई क्लैन इस खौफनाक ताकत के आगे नतमस्तक होकर गुलामी स्वीकार करेंगे? क्या हमारा हीरो पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट का इकलौता अजय और परम सम्राट बनकर इतिहास के पन्नों को अपने हिसाब से दोबारा लिखेगा? ये तो बस तूफान से पहले की खामोशी है। अगला पार्ट इतना खूनी, इतना भयानक और इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है, जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। अगर आप इस ऐतिहासिक महासंग्राम का एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी के अभी अपनी सबसे जहरीली प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ALL पर सेट कर लो, वरना कयामत का ये मंजर छूट जाएगा। और बात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रहने वाली। दोस्तों, जब कयामत की यह रात ढलेगी और अगली सुबह की पहली किरण टियानडू सिटी की शाही दीवारों पर पड़ेगी, तो पूरा महाद्वीप एक ऐसे खौफ से सिहर उठेगा जिसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलती। शाही महल के अंदर बने उस गुप्त कमरे का नजारा देखिए, जहां चियान रेंशुए खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही होगी। उसे एहसास हो चुका होगा कि जिस साम्राज्य को वो अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, उसका नया मालिक अब एक ऐसा बेफिक्र शैतान बन चुका है जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया जलकर राख हो सकती है। जब वो देखेगी कि उसकी अपनी माँ अजय बीबी डोंग भी हमारे सम्राट के बिछाए जाल में फंसकर लाचार खड़ी है, तो उसका बचा कुचा सारा घमंड और ईगो चकनाचूर हो जाएगा। क्या कियान रेंशुए हमेशा हमेशा के लिए हमारे सम्राट की सबसे वफादार रानी बनकर उसकी हर आज्ञा का पालन करेगी? उधर श्रेक एकेडमी के अंदर की शांति हमेशा के लिए टूटने वाली है। जब हमारे सम्राट की आई ऑफ सर्वेलेंस का सुनहरा प्रकाश सीधे श्रेक एकेडमी के ऊपर चमकेगा, तो टैंग सान का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क उठेगा। उसे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा तक को घूर रही है, और फिर वही होगा जिसका डर पूरे
संसार को था। हमारे सम्राट का एक छोटा सा हुक्म होगा और 116 डुलुओं की शैडो फोर्स हवा में से प्रकट होकर श्रेक एकेडमी को चारों तरफ से घेर लेगी। न तो यू शाओगंग की कोई रणनीति काम आएगी, न ही फ्लैंडर और लियू एरलोंग की ताकत। जब टैंग सान अपने क्लियर स्काई हैमर को उठाकर आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा तो लू बिंग की सिर्फ एक हुंकार से उसका हथौड़ा हवा में ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने शाओ व्यू को बंदी बना लिया जाएगा और टैंग सान असहाय होकर जमीन पर पड़ा पड़ा सिर्फ गिड़गिड़ाता रह जाएगा। क्या हमारे सम्राट शाओ व्यू की 1 लाख साल की सोल रिंग और बोन को हासिल करके अपनी ताकत को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे? क्या टैंग हाओ अपने बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश में अपनी जान गंवा बैठेगा? इस खूनी चक्रव्यूह के बाद महाद्वीप के बचे कुचे बड़े क्लैंस क्लियर स्काई क्लैन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और स्टार लुओ एम्पायर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो हमारे सम्राट के आगे घुटने टेक कर उनकी गुलामी स्वीकार करें या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएं। तो दोस्तों, तख्ता पलट का पहला चरण पूरा हो चुका है। बीबी डोंग जाल में फंस चुकी है, कियान रेंचुए बेबस हैं और टांग सान का अंत बेहद करीब है। अब ये महाद्वीप किस दिशा में जाएगा और हमारा हीरो कैसे इस पूरी दुनिया का इकलौता गॉड किंग बनेगा, ये सब देखने के लिए तैयार हो जाइए अगले धमाकेदार सीजन में।